वेलकम टू लेट्स टॉक विद कोमल। ये थी ताल, और ताल का हमारे जीवन में एक अलग अलग ही महत्व है। हमने ये कहावत सुनी है कि ताल बिगड़ जाए तो इंसान डगमगा जाता है। आज मैं आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ वो ताल के धनी है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही उम्दा तबला वादक है। तो आज हम जानेंगे उनके जीवन की कहानी उन्हीं से, और उम्मीद करती हूँ उनकी जीवन की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं आज की पर्सनालिटी से। सो हियर आई एम, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ वो ताल और धुन की धनी है, एक बहुत ही उम्दा तबला वादक कुणाल दास गुप्ता जी। लगभग 25 से ज्यादा कंट्रीज में अपने इंडियन कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं प्रोफेसर कुणाल दास गुप्ता जी से और जानते हैं उनके जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी। उम्मीद करती हूँ उनकी ये कहानी जानकर आपको बहुत ही इंस्पायर और मोटिवेट फील होगा। तो चलिए मिलते हैं उनसे। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसा लोग लग रहा बताइए। है? आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ बहुत आके? अच्छा लग रहा है। आप लोगों का वो सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और आप लोग ये जो काम स्टार्ट किए हैं बहुत अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो सर आज हम आपके जीवन की कहानी आप ही से जानेंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले आप हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, आपका जीवन कैसा रहा? देखिए, जीवन मतलब क्या, बचपन मेरा वेस्ट बंगाल आसनसोल में ही बीता। ओके। वहीं से मेरा एकेडमिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मेरा वहीं से शुरुआत हुआ। और क्योंकि बेसिकली मेरा पापा भी तबला वादक थे, बेसिकली पखवाज से ही उनका मेन शुरुआत था। ओके। तो मैं इंस्पायर, अगर आप बोलेंगे तो आई इंस्पायर्ड विथ माय फादर। पापा को जब देखते थे पखवाज बजाते थे तो अच्छा लगता था। बाद में फिर बड़े भैया भी तबले में ही थे। तो बस वहीं से मेरा इंस्पिरेशन अगर बोलेंगे तो शुरुआत वहीं से हुआ। तो समवेयर मतलब ब्लड में ही आपका ऐसा था कि बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? अरे वाह, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी। ओके। तो समवेयर हम ये मान सकते हैं कि आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एकेडमिक तो फर्स्ट प्रायोरिटी था ही, लेकिन संगीत जो है, संगीत में भी मेरा खुद का भी रुचि था और फैमिली सपोर्ट तो था ही। ओके। तो आपने इस तबला को फिर आने वाली अपनी फ्यूचर लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया? देखिए, इम्प्लीमेंट अगर बोलेंगे, मेरे एकेडमिक जब मेरा ख़त्म हुआ, ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पापा का क्योंकि देहांत बहुत पहले हो गया था। दैट टाइम आई वाज इन क्लास 10 स्टैंडर्ड। तो उस समय से थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ आया, लेकिन फिर भी तबले हम छोड़े नहीं। वहीं पर मेरा शुरुआत के बाद फिर बड़े भैया ने इसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में लिए कि जैसे मेरा तबला शिक्षा जो है वो मतलब बाधित ना हो। कहीं रुके ना। जी। तो मैं अपना बड़े भैया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी मतलब पापा का देहांत होने के बाद भी उन्होंने मेरा तबला शिक्षा जारी रखा। तो इसके बाद फिर धीरे-धीरे ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली चला गया एकेडमिक के लिए। और इन बिटवीन बहुत सारे जैसे वर्कशॉप होता था, म्यूजिकल वर्कशॉप आप लोग भी सुने होंगे। हाँ जी। जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित बिरजू महाराज जी, अरे वाह। पंडित जसराज जी, तो इन सब का म्यूजिकल वर्कशॉप होता था। तो शुरू से ही, बचपन से ही जब ये वर्कशॉप होता था तो हम वो सारे वर्कशॉप में अटेंड करते थे। तो बड़ों का आशीर्वाद मिला, गुरुजन का आशीर्वाद मिला, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मतलब वहाँ पर जाके बहुत सारा सीख मिला कि कैसे एक तबला वादक को जैसे सिचुएशन के अनुसार उसको बदलने पड़ता है। सिचुएशन मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं वोकल में बजा रहा हूँ तो वोकल में बजाने का टेक्निक क्या होना चाहिए। अगर मैं कथक में बजा रहा हूँ तो कथक डांस में बजाने का स्टाइल क्या होना चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में बजा रहा हूँ तो वो मतलब देयर इज वेराइटी ऑफ स्टाइल। तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ मैंने वर्कशॉप, इतने सारे वर्कशॉप मतलब अटेंड किए हैं, तो उन लोग से मतलब ये चीज़ मेरे को सीखने को मिला है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि तबला सीखने में भी बहुत वास्ट एरिया, बहुत सारी जोनर्स को इसमें पिक कर सकते हैं बिल्कुल वाकई में। बिल्कुल। तो बहुत उम्दा लोगों के साथ आपने काम किया है, मतलब ये जी इतने बड़े बड़े नाम है कि आज जी। आपको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फील होता होगा। वो ईश्वर की आशीर्वाद है कि उन वाकई में। सबको मतलब सानिध्य मिला।
तो अभी आप प्रेजेंट लाइफ में अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट लाइफ में देख ले, अभी तो मैं एज ए प्रोफेसर केन कॉलेज कोरबा में हूँ। बिलासपुर यूनिवर्सिटी का अंडर में केन कॉलेज है, तो अभी मैं वहीं पर काम कर रहा हूँ एज ए म्यूजिक प्रोफेसर, वहीं पर मैं काम कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर अगर बोलेंगे तो मैं कुछ कुछ चीज़ें अभी जो डेवलप कर रहा हूँ, जैसे बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक क्या है और क्लासिकल म्यूजिक के प्रति रुझान जो बच्चे लोगों में, बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि ये रुझान जो है ये बढ़े बच्चे लोगों में। अभी प्रेजेंटली मैं कलाधाम नाम, मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है यहाँ कोरबा में ही, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चों को अभी कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़ें। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बेसिकली मैं तबला वादक हूँ, तो तबले के थ्रू ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग अपने आप को स्टेबल कर पाएं। ओके। तो हमने इस बात को जाना है कि आपने लगभग 25 से ज्यादा कंट्रीज में अपने इस इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। क्या सफर रहा आपका वो? देखिए यहाँ पे एक बहुत, आपको क्या बोलूँ, जैसे विदेश के ऊपर हम लोग का कुछ कुछ मतलब हम लोग का सोच होता है कि यार वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक का ही वहाँ दबदबा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में स्पेशली मैं आपको बता सकता हूँ, आज के डेट में विदेश में विदेशी कल्चर छोड़ के वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर वो लोग काफ़ी रुझान रखते हैं। बिल्कुल सही। आज जो बाहर जाते हैं, जब हम लोग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब विदेशी हैं, वो स्टूडेंट हैं जो लोग काफ़ी सीखने के लिए उतावला रहते हैं। और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को वो लोग दिल से मतलब प्यार करते हैं लिटरली। वेस्टर्न म्यूजिक जैसे, वेस्टर्न म्यूजिक नो डाउट अपनी जगह में बहुत अच्छा है, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को रूदारी जो बोलते हैं ना, हाँ, एग्जैक्टली। वो रूदारी मतलब वो मजा आ जाता है। जैसे देखिए सुबह के लिए जब होता है तो सुबह के लिए एक राग होता, अब जब सुबह के राग गाएंगे तो लगेगा कि अरे सुबह ही हो गया, अब आंख बंद करेंगे। दोपहर में सिमिलर, अब दोपहर में अगर गाएंगे तो लग रहा है अच्छा दोपहर हो गया। शाम में तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिएशन हुआ है इंडियन म्यूजिक में जो कि आपको वो पल का, वो समय का एहसास दिलाए। अरे वाह, बहुत अच्छा। जैसे एटमोसफेयर, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो उस समय भी आपको गाना गाएंगे, उस राग का आधारित गाना गाएंगे तो लगेगा अरे क्या माहौल है, मतलब उसके साथ मैच हो जाता है, कनेक्ट, बिल्कुल कनेक्ट कर देता है आपको। कनेक्ट कर देता वाकई में। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि विदेशों में आज की डेट में हम देखेंगे तो वो इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं और बहुत दिल से अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं हम विदेशी कल्चर में आज भी उलझे हुए हैं। एग्जैक्टली आज जैसे सपोज मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे गिटार, गिटार तो स्पेशली वेस्टर्न म्यूजिक है, वो वेस्टर्न पैटर्न है। आज आप गिटार में भी गाना बजाते हैं, सिमिलर एज ए तबला वादक। अभी आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे ना कि मैं आने वाले समय के लिए क्या क्या मतलब करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं 2005 में एक छोटा सा वाकया बता रहा हूँ आपको। जैसे तबले में भी आप गाना बजा सकते हैं, आप सोचेंगे सर इज इट पॉसिबल, क्योंकि दो तबला है और तबले में गाने का ट्यून कैसे निकालेंगे, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। इसका छोटा सा को किस्सा बता रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली 2004 में 15 अगस्त का एक प्रोग्राम आया मेरे पास, तो बच्चों को लेके मैं फ्यूजन करता हूँ। तो एक बच्चे ने तुरंत बोला कि सर वंदे मातरम को क्या हम लोग तबले में नहीं बजा सकते हैं? वो बच्चा बोला यूं चल दिया आइडियाज। आइडियाज। अब मेरा दिमाग में वही लगा, रहे भाई ये बोल तो दिया है लेकिन हो सकता है कैसे होगा, ये बोल कर तो चला गया। देन इन देयर मैं आफ्टर क्लास मैं सारे तबले को नीचे उतारा, हारमोनियम को साइड में रखे, फिर वंदे मातरम को ट्यून में बजाना स्टार्ट किया। अरे वाह, अब वहां पर देखिए कि भाई कौन कौन सा स्वर लग रहा है, एग्जैक्टली वही वो मतलब उस स्वर को एक एक तबला को मिला। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू प्ले इन तबला। वो चीज को फिर एक एक करके मिलाएं, मिलाते 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 सारे स्वर जब मिला, उसके बाद फिर मैं उसको स्टार्ट किया, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो ये जो चीजें जो हैं इसको मैं
तबले में उसको स्टार्ट किया। अरे वाह। इसका लिए मेरे जो दिक्कत जो आया, क्योंकि तबला का क्या होता है, जैसे अभी आपके यहाँ शूटिंग चल रहा है, लाइट जल रहा है पूरा, तो लेदर इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, तो लेदर इंस्ट्रूमेंट है। तो लेदर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कभी कभार जैसे हीट हो रहा तो तबला मतलब स्वर से ऊपर हो जाता है, लाइट बंद हुआ तबला नीचे हो जाता है। तो ये एक ट्यूनिंग। डिफिकल्टी, ये ट्यूनिंग डिफिकल्टीज मतलब आती है। ओके। एनीवे, तो वो मेरा लिए मतलब एक फेमस चीज बन गया मेरा, वो फ्यूजन बन गया मेरा अरे वंदे वाह। मातरम पे, और कई देशों में मैं उसको परफॉर्म किया। अरे वाह। उसके बाद फिर जगदीश सिंह साहब का कुछ गाना, जैसे मान लीजिए एक सपोज वो गाना है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो ये जो अब वोकल में गा सकते हैं, लेकिन उसी चीज को मैं तबले में बजाना स्टार्ट किया। तो वो एक मेरा पैशन बन गया कि भाई तबले में कुछ अलग करना गाना। है। हाँ, अब जैसे इधर गा रहे हैं, पीछे म्यूजिक जितने इंस्ट्रूमेंट है वो बज रहा है, सिमिलरली मैं तबला में प्ले कर रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड से मेरा वो फ्यूज हो रहा है। अरे वाह, बहुत तो ये मैं शानदार। एक इन्वेंशन मतलब मेरे तरफ से मैं कोशिश किया हूँ गाने को। सर, बीइंग एक्सपर्टीज, मतलब आप तबले में इतनी रुचि रखते हैं और इतने सालों से बजा रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, मेरे दिल की एक बात है जो मैं आपसे जानना जी जी चाहूंगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आजकल के जो जनरेशन है वो अपनी संस्कृति को छोड़ के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना ज्यादा पसंद कर रही हैं जो ग्लैमरस हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला जो ग्लैमरस का जब अगर बात बोल रहे हैं, तो सबसे सबसे पहला ग्लैमरस अगर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, तो मैं एज ए तबला प्लेयर मैं बोलूंगा तबला इज द मोस्ट ग्लैमरस इंस्ट्रूमेंट। वाह। आप बोलेंगे क्यों? क्यों? वो तो एग्जैक्टली। वो गिटार है, वो ऐसे डांस डांस करके बजाते हैं, लेकिन ग्लैमरस दूसरा ढंग से है। कैसे? एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक विदेश का ही एक आपको वाकया बता रहा हूँ। रिदम, व्हाट इज रिदम? एक जगह में एक यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था, तो अचानक एक स्टूडेंट उठ के बोले कि सर ये लय क्या है या रिदम क्या है? मैं आपको उसी जगह में आ रहा हूँ, तो मैं बोले वेरी गुड क्वेश्चन। रिदम क्या है, ताल क्या है, लय क्या है? आप गौर से अगर गौर से देखेंगे, हम इनबिल्ट हमारे अंदर वो रिदम पैदा हो जाता है, वो बीट पैदा होता है। कैसे? जब एक माँ जब एक बच्चे को कॉन्सीव करते हैं, सबसे पहले क्या शुरुआत होता है बॉडी का, क्या अंदर मतलब जब डेवलप होता है बॉडी, क्या शुरुआत होता है? धड़कन। धड़कन, एग्जैक्टली, हार्ट। तो आपको बीट तो वहीं से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर उसको सराउंडिंग बॉडी पार्ट बनना स्टार्ट होता है। वाह, क्या बात कही आपने। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका एक स्टाइल है, मेरा बोलने का लहजा एक है, हम दोनों का तरीका तो एक नहीं है। यहाँ पर जैसे कैमरामैन साहब और हमारे मित्र जो सब बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग स्टाइल है, हर एक रिदम में बोलना चाह रहे हैं, सब एक एक अपना अपना रिदम में चलता है। तो हम लोग सभी जो है रिदम का अंदर में ही है। सपोज जैसे हम लोग ऐसे, कभी आपका तबीयत खराब हो जाता है, ये नस हम लोग को कैसे चलता है, नब्स अब पकड़िए, यहाँ पर पकड़िए, देखिए ये सेम टाइमिंगली वो सेम टाइम में चल रहा है, जैसे घड़ी का सेकंड का जो सुई कांटा है। है, हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग उसी को बेस करते हैं कि ताल कैसे होना चाहिए, टेम्पो क्या होगा, लय क्या होगा। अब उसके ऊपर जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूँ 1 2 3 4,
अब ये बीट वही चल रहा है, लेकिन हम समय को अपने अंदर में बांध रहे हैं। कैसे? जैसे 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन बीट यही चल रहा है। बिल्कुल। मतलब घड़ी का जो सेकंड का जो कांटा है वो वही चल रहा है। तो हमें इसके अंदर खेलना है। क्या बात है। रिदम ये चीज है। आपको जैसे एक एक एग्जांपल दिए, दूसरे एग्जांपल, हर एक जगह के अलग अलग वाइब्रेशन होता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी एक रिदम चल रहा है, एनवायरनमेंट में भी रिदम चलता है। आज अचानक ऑल ऑफ सडन मतलब समुंदर से सुनामी आ गया। कैसे? रिदम। नीचे से पत्थर वो उठ गया, फिर पूरा छितर बितर हो गया। आज नाब्स चल रहा है 80/120 हम लोग का नेचुरल रहता है ना, नॉर्मली जो। अब जब आपका अंदर में जैसे ये 80 का जगह 100 हो गया, रिदम 100 हो बिगड़ गया, गया। रिदम बिगड़ गया। रिदम बिगड़ गया। बोला अरे इसको तो हाई बीपी हो गया, मतलब रिदम बिगड़ गया। सिमिलरली आपका नाब्स नीचे आ गया, 40 आ गया, 30 आ गया, बोला अरे बीपी लो हो गया, अरे तबीयत खराब हो गया, तो रिदम बिगड़ गया। तो जीवन के हर पहलू में रिदम तो है। एग्जैक्टली। हम लोग रिदम का बाहर कोई भी नहीं है। आप नेचुरल देखेंगे, अगर मैं चलूंगा, जब मैं वॉकिंग करूंगा तो मेरे एक रिदम में ही चलते हैं। आप वॉक करेंगे तो फिर आपका भी वो रिदम चलता है। बिल्कुल। तो थोड़ा से भी अगर 19 से 20 होते हैं तो फिर रिदम कट जाता है। तो इसलिए रिदम सबसे पहला है। आज आप गिटार बजाइए, विदाउट रिदम गिटार बजा पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना। तो रिदम जरूरी है, इसीलिए सबसे पहले तबला को अब ग्लैमरस बोलना ही होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम कहेंगे तबला ग्लैमरस है। एज ए तबला प्लेयर, एज ए तबला वादक, मैं बोलूंगा सबसे पहले सबको तबला सीखना ही चाहिए। अरे वाह, क्या बात क्यों? है। क्योंकि वो जो फ्रैक्शन है, टाइम ऑफ फ्रैक्शन जो है 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, तो ये जब रिदम बजा झिंग चक झिक झिक चक झिक झिंग चक चक झिक झिक चक झिंग चक चक झिंग चक चक, सो यू हैव टू नीड द बीट। आप बीट के बाहर जा नहीं सकते हैं। वही आपको बोले जैसे नब्स वाली बात। तो इसीलिए सबसे पहले तबला जरूरी है, क्योंकि वो रिदम रिदम पार्ट है, ये हमारे ड्रम पार्ट है। यस। तो इसलिए जैसे ग्लैमरस एंगल से जाने के लिए, देखिए कोई भी चीज में ये आप भी मानेंगे कि विदाउट डिसिप्लिन कोई भी चीज नहीं हो सकता है। बिल्कुल। विदाउट डिसिप्लिन कुछ कोई भी हो नहीं सकता। सब चाहते हैं कि मैं 2 दिन सीखूंगा तुरंत स्टेज में चला जाऊं। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। अगर जो सोचते हैं, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। गिटार लेके अब 2-4 दिन जिंग 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 पता नहीं, उसके बाद फिर उंगली में दर्द होने लगा, फिर वो छोड़ देते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मेरे ख्याल से यह है कि रिदम पार्ट जरूरी है, और विदाउट रिदम मतलब वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। हम लोग रिदम में ही चलेंगे। तबला सीखने के बाद आप कोई भी कुछ भी चीज सीखना अगर चाहेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको डिसिप्लिन होना है। मैं बचपन का एक घटना बता रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब क्या है, मेरा अभी कुछ देर पहले भी आपसे चर्चा हो रहा था। बचपन में दैट टाइम आई वाज इन क्लास 8 7th और 8th स्टैंडर्ड। तो हम लोग का डेली का जो रूटीन था, सुबह 4 बजे से उठ के मतलब 6 बजे तक 2 घंटा रियाज, और शाम में 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ये हम लोगों का डेली रूटीन था। और ये ऑब्जर्व करती थी माँ। पापा तो ऑफिस चले जाते थे, शाम में आते और फिर चेक करते थे कि पापा से मतलब मम्मी से पूछते हैं भाई ये लोग क्या ठीक ठाक। मैं और मेरी बड़ी दीदी थी, वो भी गायन लाइन में है, आज वो ऑल इंडिया रेडियो रांची में है, वो भी अरे वाह। अभी टॉप ग्रेड है। तो फिर एक दिन हुआ यूं, तो गर्मी का छुट्टी था, गर्मी का छुट्टी का समय, मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा रुचि रखता था। बंगाल में फुटबॉल बहुत ये रहता है। तो एग्जैक्टली जब 5:05 बचा हुआ था, तभी हमारे कुछ फ्रेंड्स आए और बोले चलो चलो खेलने जाना है, मैच है। और मैं अच्छा फुटबॉल खेल लेता था। तो मैं माँ को बोला कि माँ मैं जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ।
माँ बोले देखो आज 5 मिनट तो बचा हुआ है, वो रियाज कर ले, उसके बाद चले जाना। तो मैं बोला कि देखिए 5 मिनट की तो बात है, आप पापा को बोल दीजिएगा। माँ फिर भी मेरे को टोकी, लेकिन मैं माना नहीं, मैं चल दिया खेलने के लिए। अब 7:30 बजे खेल के आए, भयंकर भूख, जो उस उम्र में जो होता है, आप खेल के आओगे तो फिर आपको भूख लगता ही है। तो मैं तुरंत नहा धो के माँ को बोला कि माँ खाना दो। पापा का एक इजी चेयर हुआ करते थे उस समय, पापा मतलब पेपर पढ़ रहे थे। जैसे मैं बोला खाना दो, तो उधर से एक आवाज आया, उसको बोलो और 2 घंटा रियाज कर लेगा तब खाएगा। तो मैं तो ऐसे करे गुस्से से, जो होता है यार इतना भूख से मर रहे हैं। तो मम्मी बोली कि देखो वो तो अभी मतलब खा ले, खाने दो, खाने के बाद फिर बजाना चल देगा, वो रियाज कर लेगा। पापा बोला जितना बोल रहे हैं उतना ही करो। और मतलब पापा बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन एक बात बोलते थे ना, उसी में हालत खराब हो जाता। मम्मी भी कुछ नहीं बोल पाए। अब हम लोग का मतलब म्यूजिक रूम में फिर मैं गया, और उस समय वो पेंडुलम वाला मतलब घड़ी जो घड़ी। वो हुआ करता था। तो मैं जाके बेमन से बैठा और तब लोग ऐसे ऐसे पीटना चालू किया, क्योंकि मेरा तो मन नहीं लग रहा, भूखा पेट हूँ। और लग रहा कि लिटरली कोमल मानो आप कि वो पेंडुलम जो है ना, वो कोई ना ऐसे कस के पकड़ा है, और समय नहीं मतलब बीत घड़ी रहा, का समय जो है ना वो फिक्स हो गया मान। कांटा नहीं हिल रहा। सो दैट वाज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन माय लाइफ। वो बड़ा मुश्किल से मतलब 10 बजा, घर से फिर बुलावा आया, फिर खाने गए। दूसरा दिन मजाल है कि मैं 2 मिनट पहले निकल जाऊं। क्यों? उस समय तो गुस्सा लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि पापा क्या समझाना चाहते थे। बोले वो जो 5 मिनट का कीमत जो है वो आप समझो, और अगर आप जिंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं होगे तो फिर यू कांट डू एनीथिंग। वाकई में बहुत तो सही बात पापा का है। कुछ कुछ चीजें जहन में बैठा हुआ है। चलिए। फ्यूचर में आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए कुछ कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बाद में आप लोग वीडियो में देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 4 साल 5 साल 6 साल, बच्चे बहुत अच्छा अभी बजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स उसको काफी इनकरेज कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए वो बच्चे बहुत अच्छा बजाएगा, ब्राइट फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा तो चेंज हो रहा है, जिसमें आप देखिएगा म्यूजिक को एक अलग मतलब सब्जेक्ट बना दिया गया है। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, वाकई। मतलब फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए ब्राइट फ्यूचर है। बच्चे लोग अगर सही ढंग से सही राह में चले तो बिल्कुल। एकेडमिक प्रायोरिटी है हमारी, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों को भी पहले प्रायोरिटी एकेडमिक, लेकिन ये भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप शामिल करते हो। लेकिन कोई अगर चाहे तो ये इसको बेस भी बना सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद आज उसी को बेस बना के आज जिस जगह में हूँ। आज हमारे हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी जो है, कल्चरल ऑफ मिनिस्ट्री का ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग जो जाते हैं, आज वहाँ हमें बहुत बच्चे ऐसे ले जाते हैं जो बाहर परफॉर्म भी करते हैं। बाकायदा उन लोग मतलब स्कॉलरशिप भी हम लोग उन लोग को मतलब दिलवाते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं। तो अभी हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी का तरफ से ही हम लोग ये सब सारे एक्टिविटीज करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इसमें। और अभी यहाँ मैं एक कलाधाम नाम से ही एक एकेडमी खोला हूँ, जिसमें बच्चों को कोशिश करता हूँ बच्चे भी आगे बढ़े, हमें फॉलो करें, और बाकायदा इंडियन कल्चर का मतलब जो लय है उस लय को बरकरार रखें। वाकई में। और एक उम्दा तबला वादक होने के अनुसार आप अपने सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सुनने वालों को मैं वही फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, डिसिप्लिन। अगर आज हम बोल रहे हैं, आज आज मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे को सुनना उतना ही जरूरी है। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज अगर मैं बात कर रहा हूँ और तबला बजा रहा हूँ, तो मेरे को मेरे से ऊपर में जो हैं, जो लोग मेरे से ऊपर और अच्छे तबला वादक हैं, उनको सुनना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि भाई और अच्छा हम कैसे मतलब खुद को इंस्पायर बिल्कुल। कैसे करें। तो इसीलिए अगर 5 घंटा रियाज करता हूँ, तो फिर मेरे को 10 घंटा सुनना भी पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि कान को तैयार करने पड़ेगा। और आपको सीखने का, मैं तो बोलता हूँ स्टिल आई एम स्टूडेंट।
मेरे को स्टूडेंट लाइफ में ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो सीखने का बहुत कमी रहता है। जब तक जितना ज़्यादा सीख पाऊँ कोशिश करता हूँ। बच्चों को भी वही चीज़ बोलता हूँ। देखिए, सीखने का तो कोई एंड नहीं है, कोई उम्र नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेरे को यही लगता है अ, आपको, जैसे आप एज़ ए एंकर आज यहाँ होस्ट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं आपको भी लगेगा भाई मैं भी और कैसे इस चीज़ को और इम्प्रूव करूँ। बिल्कुल, तो नेचुरली ये लगन, ये लालच आपको होना चाहिए, बिल्कुल सही है बात ना? कही आपने। मेरे को ये लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जान के। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रोफेसर कुणाल दास गुप्ता जी, जिनसे सबसे पहले मैंने ये सीखा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपके अंदर वो लगन और वो लालच होना चाहिए जो हमें अपने मुकाम तक लेके जाता है। दूसरी ये बात कि डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि डिसिप्लिन ही है जो आपको अपने मुकाम तक लेके जाता है। आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, बशर्ते आपको अपनी लाइफ में जूझ कर उस काम को करना है और डिसिप्लिन में रहना है। उम्मीद करती हूँ इनके जीवन की ये कहानी जानकर आप भी कुछ सीखेंगे, आप भी कुछ इन बातों को अपनाएंगे अपने जीवन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके साथ साथ मैं अपने स्पॉन्सर्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी। द ग्लोरियस सैलून, फिटनेस हेडक्वार्टर एंड न्यूट्रिशन हेडक्वार्टर, पोस्टर पॉइंट एंड होटल आशीर्वाद इन। बहुत जल्द मैं आपको दोबारा एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी जिनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैं आपको बहुत जल्द दोबारा मिलूंगी।